हमारे आज के पॉडकास्ट में, हमारे ट्रूथकास्ट चैनल पे जाने मैंने हस्ती आप सब जानते होंगे, एटलीस्ट कुल्टी वासी तो बिल्कुल जानते होंगे इनको। और मेरे जो थंबनेल है, मेरा जो चैनल पे जो आपने कवर पिक्चर देखा होगा, उसमें आपने बिल्कुल ये समझ लिया होगा कि ये इंटरव्यू किस पर्पज से होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा इंसान मेरे साथ। तो आज हमारे साथ में है शुभाशीष मुखर्जी, और जिनको प्यार से सब बोलते हैं बावंदा। तो बावंदा, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, ट्रूथकास्ट पे। काफी टाइम से हम इंतजार कर रहे थे, काफी हम प्रॉब्लम फेस किए, झेले, और उसके बाद फाइनली हम अभी जुड़ पाए हैं बहुत अच्छे से, क्लियरली। सबसे पहले तो आपका बधाई हो, आपका चैनल का बधाई हो, और आपका माध्यम से आपका ये जो ट्रूथकास्ट चैनल है, जितना भी दर्शक है, सबको हम अपना दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका ये चैनल हम देखते भी है। इसके तो हर एपिसोड को हम नजर रखते हुए है, कुंटी स्टेशन हो या कुंटी का तमाम चीज सब सामने लेके आते हैं। हमको बहुत खुशी होता है इस बारे में कि कुंटी को भी कोई सामने लेके आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। दादा, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप कुल्टी के एक यूथ प्रेसिडेंट तो रह चुके हैं, कुल्टी ब्लॉक युवा का एक चेहरा रह चुके हैं। अच्छा, तो हम एक सबसे पहला चीज जो है आपसे पूछना चाहेंगे, आप यूथ को क्या चाहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में उभर के खुलकर आए, या फिर उनको स्टॉप करना चाहिए? यूथ को अपने एजुकेशन में अपने ध्यान देना चाहिए, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले हम एक बात बहुत क्लियरली बताना चाहूंगे, ये सिर्फ कोई राज्य का विषय नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में ये पूरा जो मेरा देश है, इस देश पे हर स्टेट से यूथ को सबसे ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले करियर है, उसका एजुकेशन है, वो तो कंप्लीट करना ही है। इसीलिए कि किसी भी बिना यूथ का, यंग लेडी यंग बॉयज अगर नहीं होगा, तो बिना यंग बैच अगर सामने नहीं आएगा, तो कोई देश का या कोई राज्य का या कोई ग्राम का, कोई शहर का कोई तरक्की हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है बिना यूथ का। इसीलिए सबसे पहला पॉलिटिक्स यूथ का सबसे आगे आना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है दादा कि ऐसा नहीं है कि यूथ लोग जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं उनका एजुकेशन पर ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसे हम देखते हैं ना कि अगर कोई कॉलेज में एडमिशन हमें लेना है, या किसी हमने बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स करना है, राइट, तो उसके लिए हमें रैंक अच्छा लाना पड़ता है, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छा नंबर लाना पड़ता है, अच्छे कॉलेज लेने के लिए हमें अच्छी मार्क्स लाने पड़ती हैं। तब जाकर के कई स्ट्रगल्स करने के बाद वैसे स्टूडेंट्स उभर कर आते हैं और वैसे कॉलेजेस उनको मिलते हैं। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी जो स्टूडेंट उस लायक है उनको वो मिलता भी नहीं है। ये भी हम कई बार देखने को हमें बहुत बार ऐसा मिलता है। बहुत बड़ा एग्जांपल। तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिक्स में जो एजुकेशन का एक यहाँ भी सिस्टम आपको नहीं लगता है कि होना चाहिए कि हाँ, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनका होना चाहिए, तो उनको इस कैंडिडेट के लिए या इस पद के लिए या इस पोजीशन के लिए जरूरी है, जिससे सबका समर्थन भी रहेगा, और एक हमारे एजुकेशनल लेवल पर अगर नेता आते हैं उभर करना, तो ये पूरे अंचल के लिए एक बहुत फायदेमंद होगा। ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, एजुकेशन सबसे पहला चीज है कि एजुकेशन लेना ही पड़ेगा। और जहां आज का डेट ऑल ओवर इंडिया में कंपटीशन का ये दौर चल रहा है, सबसे पहले मन लगाकर पढ़ना है, अपना कैरियर ग्रोथ करना है। लेकिन पॉलिटिक्स जो है, कॉलेज स्तर से ही, जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर एडमिशन लीजिएगा, कॉलेज स्तर से ही पॉलिटिक्स अपना आप उसमें ग्रो करता है। ऑल ओवर इंडिया में जितना भी बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन किसी भी दल का अगर आप देखिएगा, वो सब छात्र यूनिट से उठ के आए हैं। जो भी है आज का डेट में या जो भी है, इसीलिए अपना करियर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एजुकेशनल को कंप्लीट करके या कॉलेज लाइफ से ही आपका पॉलिटिक्स करियर खत्म करके, एजुकेशन खत्म करके पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए, ये नहीं बोलेंगे। लेकिन आपका एजुकेशन का साथ साथ जब कॉलेज में आप एडमिशन लीजिएगा, और ये एडमिशन के बाद ही आपका पॉलिटिक्स अपने आप इसमें आएगा, और उसमें आपको माने हिस्सेदारी लेना बहुत जरूरी हो गया है। अगर देश को हित के लिए, राज्यों का हित के लिए, कोई डेवलपमेंट के भी लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये चीज तो है, लेकिन मतलब हम लोग अन्य कई बार देखते हैं ऐसा कि कुछ नहीं मिल रहा है तो हम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले, है ना? ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि कई, तो इस वजह से भी ऐसा लगता है कि हमारा जो जगह है, ये एक्चुअली जो फैक्ट है, ये फैक्ट है कि क्वालिटी पहले जो एजुकेशन जो भी था, जब दौर था, एक टाइम जो स्वाधीनता आंदोलन का समय का बाद से जो पॉलिटिक्स का जो दौर था, और जो आदमी ने इस पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था, उस पे क्वालिटी एजुकेशन भरपूर था, एजुकेशन भी था, क्वालिटी भी था पॉलिटिक्स। आज का डेट पे ऐसा हो गया है, पॉलिटिक्स में क्वालिटी का माने हमको दिख रहा कि क्वालिटी का बहुत कदर कम होते जा रहा है।
अगर ये कदर कम होते जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो जिसको पॉलिटिक्स को करियर बनाना है, ये सोच जिसका है, तो उसका भीड़ बढ़ेगा। पॉलिटिक्स करियर पर कोई बेनिफिशियरी, इस पे कोई पेमेंट वगैरह नहीं है, पॉलिटिक्स तो उसमें नहीं है। एकदम समाजसेवा का माथा में रख के ये ज्वाइन करना चाहिए कि हम पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक को ही हम अपना जान तन मन लगा के देंगे। हाँ, ये सही है, कोई एमएलए एमपी काउंसिलर जो बनता है उसका एक तो भाता मिलता है, जो भी है, ये सही बात है। लेकिन हम एमपी बनेंगे और एमपी का भाता हम लेंगे, उस दिमाग को लेकर अगर कोई पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे तो वो सोच गलत है। लेकिन पॉलिटिक्स में यंग चैप को ज्यादा से ज्यादा एडुकेटेड, जो एडुकेटेड है, जिसका सोच सही है, उसको पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना आज का डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना किसी लोभ, बिना किसी तो अंडरस्टैंड की वो सही चीज है। बिल्कुल, तब तो अच्छी चीज है। नहीं, टीएमसी सरकार द्वारा देख रहे हैं, ममता बनर्जी जो हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके तरफ से कई योजनाएं पहले भी दिए गए और फिर से इस बार इलेक्शन आते ही फिर से एक नया जो योजना था युवा साथी, है ना, ये युवा साथी में 1500 रुपीज, 1500 रुपए करके जो मिल रहे हैं, कई लोग इसका एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इसको विरोध भी कर रहे हैं। इनका ऐसा 1500 नहीं, हम लोगों को रोजगार चाहिए। बंगाल के युवाओं बाहर जाके दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, क्यों काम करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ बेहतर रोजगार होता नहीं तो है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सीपीएम का राज 34 ईयर्स यहाँ रनिंग किया था। 35 साल से सीपीएम का एक तो राज यहाँ पर था, और उस टाइम भी बेकार भाता क्या, तब हम क्या वामफ्रंट को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि आप उस टाइम में बेकार भाता क्यों दिए थे? काहे आप सबको घर घर में नौकरी नहीं दिया गया? या आज जो बीजेपी का जो सरकार सारा भारत में दूसरा स्टेट में, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में या कहीं पर भी है, तो वहाँ काहे बोलते हैं? अगर ये प्यारा बहना योजना सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो ये क्या भीख है? ये तो भीख नहीं है। एक्चुअली सरकार का एक दायित्व होता है, हर सरकार का एक मैनिफेस्टो होता है कि जब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उस इलेक्शन में एक तो मैनिफेस्टो पब्लिकली आना चाहिए कि हमको जिताने से या मेरा सरकार को लाने से हम पब्लिक के लिए क्या क्या काम करेंगे। और ये मैनिफेस्टो 2011 में जब ममता बनर्जी का सरकार यहाँ पर वेस्ट बंगाल का जब क्षमता में आया है, तब सब चेक कर लीजिए। ये मेरा कोई ये नहीं है, आपका आज का एडुकेटेड समाज है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो पॉलिटिक्स में है, यूथ है पॉलिटिक्स में है, आपका हाथ में एंड्रॉइड सेट है। 2011 से 2026 में इस दौर में जो ममता बनर्जी ने कमिटमेंट किया था वो पूरा किया है कि नहीं किया है? मेरा ख्याल से हर स्टेप को ममता बनर्जी ने पूरा किया। और रहा सवाल युवा साथी का, युवा साथी कोई नौकरी का बदौलत नहीं है। नौकरी का बदौलत अगर होता कि ममता बनर्जी एज ए चीफ मिनिस्टर कहीं पर ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम आपको नौकरी नहीं दे रहा या नहीं दे पाएंगे और ये 1500 लेके आप घर घुसिए, नहीं, ये बात नहीं है। ये 1500 रुपया जो है इसका सहायता के लिए कि आप कहीं फॉर्म भरना है, आपका कोई एग्जाम के लिए या कोई एजुकेशन का कोई फॉर्म भरना है, तो उसमें ये 1500 रुपया अपना पिताजी का या माँ का पास से कोई आपको हाथ, क्या कोई भाई अपना बहन का या दीदी का हाथ में नहीं मांगेंगे कि हमको तुम पैसा दो कि हम इसको भरेंगे, फॉर्म भरेंगे। ऐसा बात नहीं है। ये एक आत्मसम्मान है और युद्ध को इसीलिए देखिए इस प्रोजेक्ट में क्लियर कट बोला गया है, तब तक इसको मिलेगा जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगा, या तो आप 40 साल तक इसको कर सकते हैं। अब दूसरा तरफ अग्निवीर प्रकल्प लेके आया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 4 साल का। काहे आप कोई मिलिट्री मेरा देश के लिए जो लड़ाई करेगा, मेरा देश के लिए जो बॉर्डर में अपना जान को कुर्बानी देगा, वो 4 साल के लिए, ये 4 साल के लिए ये तो सिविक सोल्जर है। ये इसको विरोध करना चाहिए, ममता बनर्जी कहीं पर भी नहीं कहा है कि युवा साथी दिया गया है और इसके बाद आपको नौकरी नहीं मिलेगा। वेस्ट बंगाल में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारा स्कीम के द्वारा एक घर में कहीं कन्याश्री, कोई रूपश्री, कोई समोगति, एक घर में बहुत सारा, हर घर ममता बनर्जी का प्रकल्प के एक भी वेस्ट बंगाल में घर नहीं है जिसको ये सुविधा नहीं मिल रहा है। अभी विधानसभा इलेक्शन है, बहुत ही एक ऐसा रोल वेस्ट बंगाल निभाता है हर बार, कोई भी स्टेट का इलेक्शन हो, लेकिन वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जब होता है तो पूरा देश का नजर वेस्ट बंगाल पे रहता है। तो एकदम ये जानना चाहेंगे कि इस बार का बहुत अपना पश्चिम बर्धमान का अगर हम बात करें तो एक बहुत वाइटल, एक बहुत हॉट सीट अगर रहे हो तो आया तो कुल्टी जो विधानसभा अपना आता है, वो एक सबका नजर इस पे बहुत जबरदस्त हुआ है। इसका रीजन आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से 4 बार हुए चेयरमैन हमारे कुल्टी म्युनिसिपैलिटी से उज्जवल चैटर्जी,
उज्जवल चटर्जी जो कि एमएलए भी रहे 3 साल रहे एमएलए, चौथे बार में उनको हार का सामना करना पड़ा, कुछ कम वोटों से करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी उनको टिकट नहीं मिला टीएमसी के द्वारा। इसका रीजन क्या है? और दूसरी चीज, क्या उनपे पार्टी की तरफ से ट्रस्ट नहीं किया गया? तीसरा चीज ये कि क्या ये चीज होने के बाद जो टीएमसी समर्थक हैं, जो सपोर्टर हैं, तो नहीं कहीं कि इसके वजह से कुछ अलग हो? आपको क्या लगता है? देखिए, कुल्टी विधानसभा का अगर पिक्चर आप देखिएगा, इस विधानसभा में 2 टर्म लोकसभा, एक बार दोला सेन, एक बार मुनमुन सेन, ये दोनों टर्म में कुल्टी विधानसभा से टीएमसी का जो उम्मीदवार एमपी इलेक्शन में था, एक बार 42,000 वोट से, एक बार 35,000 वोट से पीछे चल गया था। इसमें से बीजेपी लीड लिया था इस विधानसभा। उसके बाद उज्जवल चटर्जी जब कॉन्टेस्ट किया 679 वोट से, 679 ये वोट से उज्जवल चटर्जी इस सीट को हार गया। तृणमूल कांग्रेस इसमें लॉस हो गया, तृणमूल कांग्रेस का, और बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं। पार्टी उज्जवल चटर्जी के ऊपर ट्रस्ट अगर नहीं करता तो उज्जवल चटर्जी को एडीडीए का वाइस चेयरमैन आज तक नहीं रखता, राज्य का सह सभापति का जो पद दे के बैठे हैं वो भी नहीं रखता, अगर ट्रस्ट नहीं करता। बहुत ज्यादा ट्रस्टफुल उज्जवल चटर्जी है, दल का बहुत करीबी है, इसीलिए उज्जवल चटर्जी को देखिएगा कि जहां पश्चिम बंगाल के दूसरा सीट में विरोध हो रहा है, वहां उज्जवल चटर्जी एक मंच पे अभिजीत घटक जो हमारा उम्मीदवार है उनको साथ में लेकर एक बात क्लियर कट बोल दिया कि हम दल का साथ है और ये जो निर्वाचन है उसको हम लोग पूरा मन से तन से हम लोग दल का ही सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस संघार्थी থাকবো আমার নেতা মমতা ব্যানার্জি। कुल्टी विधानसभा एक तो ऐसा वर्ड, देखिए ये पूरा ग्रामीण इलाका, कुल्टी शहर हो सकता है, इसमें 42 से 45 यहाँ पर विलेज है। 2015 में जब कॉर्पोरेशन में इसको ऐड किया गया, 2015 हम लोग कुल्टी म्यूनिसिपैलिटी में था, पहले पॉलिटिकल म्यूनिसिपैलिटी में था, और इसके बाद से 2015 में कुल्टी विधानसभा को कॉर्पोरेशन में ऐड किया गया। ऐड करने के बाद लगा, इसको टाइम लगा है कि मानुष को, जो यहाँ का जो पब्लिक है, पब्लिक को ये पूरा सिस्टम समझने में या डेवलपमेंट का हिसाब से आसनसोल का टाउन का जो डेवलपमेंट एक वार्ड का जितना खर्चा पड़ता है उससे बहुत गुना ज्यादा कुल्टी में खर्चा होना चाहिए। ये कुछ जगह में था, इसमें कुल्टी का सीट माइनस हुआ था उस टाइम। इस बार मंत्री जी का भाई मलयदा, हम लोगों का पश्चिम बर्धमान जिला का जो प्रतिष्ठाता है तृणमूल कांग्रेस का, मलयदा सबका आदरणीय मलयदा, उनका भाई इस बार कॉन्टेस्ट कर रहा है कुल्टी विधानसभा से, और उम्मीद है इस बार बीजेपी का साथ जोरदार टक्कर चल रहा है, और इस बार बीजेपी को इस बार सबक हम लोग जरूर सिखाए। ठीक है, पिछले बार जो हुआ 2021 में जो रिजल्ट आया था, ठीक है, हम एक चीज पर नोटिस करवाना चाहेंगे जिस पर शायद बहुत कम प्रतिशत लोग करते हैं। पिछले बार तो वोटिंग से उज्जवल चटर्जी पराजित हुए थे, है ना, 679 वोट समथिंग। यस। हाँ, यही वोट था, और इस वोट से वो जब हारे थे तो उस टाइम पे हम जो देख रहे थे वो दूसरे नंबर पे वो थे, फर्स्ट नंबर पर बीजेपी, और उसके बाद फिर कांग्रेस का उम्मीदवार चंडी चटर्जी था। बिल्कुल जी, सही बताया आपने, 5,000 समथिंग वोट उन्होंने लाया था चंडी चटर्जी। और चौथे नंबर में मैं देख रहा था कि कोई कैंडिडेट नहीं था, उस चौथे नंबर पे बैठा था नोटा, और उस चौथे नंबर पर जो नोटा बैठा था उसको वोट जो आया था वो आया था 3,000 से भी प्लस, समथिंग 3,500 आप कह सकते हैं, जो कि काफी मायने रखता है। 600 वोट से अगर वो हार सकते हैं तो ये 3,000 वोट मतलब बहुत ज्यादा है। अगर ये वोट कन्वर्ट हो जाता टीएमसी में तो मतलब कि ज्यादा वोट से लीड कर गया होता टीएमसी। तो इस पे कभी नोटिस किया है आप लोगों ने, इस चीज पे कभी आपस में बातचीत की, क्यों लोग अलग वे में जा रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ना, ये साइलेंट प्रोटेस्ट ठीक ही है। जब 2,30,000 वोट से 3,000 कुछ है जो नोटा में गया था, वो अपना मर्जी है कि कैंडिडेट को पसंद, किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि वो पूरा 3,000 वोट टीएमसी का ही गया है, ऐसा बात नहीं है। वो बीजेपी का भी गया, कांग्रेस का भी गया, सबका गया है। लेकिन मेन जो हार का कारण था, हार का कारण है, आप देखिएगा पूरा वेस्ट बंगाल में जो 34 इयर्स जो सरकार में जो वामफ्रंट था, वो वामफ्रंट हर विधानसभा से अपना जमानत भी खो बैठा, जमानत भी वो शून्य हो गया, 0। आज का डेट में एक भी सीट वामफ्रंट का विधानसभा का नहीं है। ये वोट गया कहाँ? ये वोट पूरा कन्वर्ट, अगर चंडी चटर्जी 5,000 समथिंग वोट नहीं लाके अगर 6,000 समथिंग वोट लाता तो ये उल्टी विन होता तृणमूल कांग्रेस। एक्चुअली ये जो कांग्रेस सीपीएम का उस टाइम का जोट था या सीपीएम का जो उम्मीदवार था, इनका वोट पूरी बीजेपी में शिफ्ट हुआ और ये तृणमूल का खिलाफ वोट हुआ, और इसीलिए हम लोग हारे। ये आपका द्वारा, आपका कैमरा का, आपका जो दर्शक है, हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप अपना कीमती जो वोट है
ये आपको राज्यों को बनाने के लिए आपको सोचना चाहिए कि राज्यों में किसको सरकार में रहना का अधिकार है, कि जो कर्म करके 11 साल 2011 से 26 तक जो डेवलपमेंट कर रहा है वो सरकार, या तो कोई धर्म के नाम पे जो सांप्रदायिक दंगा फैला रहा है कि वो सरकार को आना चाहिए, या वामफ्रंट 34 साल में जो यहाँ पर सरकार ऑलरेडी चलाया, आप लोग सब ने देखा है कि उसका क्या क्या काम आपका पास अच्छा लगा है। एक ही निवेदन है कि जो आपका हित में काम करेगा वोट आप उसको कीजिए। ये मत एक वोट ही ऐसा चीज है, ये सबका एक अपना अधिकार होता है ये मत, और जिसको जहां मन होगा, जो जिसका जहां श्रद्धा होगा वो तो अपना मत देगा ही। लेकिन ये बिल्कुल सोचना चाहिए जो सच में जिसके लिए 24/7 खड़ा है हर चीज में, का समर्थन उसको बिल्कुल करना चाहिए, जिस भी पार्टी का हो। इस बार कैंडिडेट हर बार आप स्टार्टिंग 2021 का ही हम बात करें तो उस टाइम पे लगभग 6 कैंडिडेट थे, टोटल कैंडिडेट थे। सातवां हमारा नोटा भी था इसमें शामिल, जो वोट उनको आया था 3-3.5 हजार, तो हम उसको भी कैंडिडेट ही मानेंगे। ये चीज हुआ, ठीक है। इस बार हम देख रहे हैं कुल्टी विधानसभा नहीं सिर्फ कहेंगे, पूरे वेस्ट बंगाल में लगभग कई जगह काफी कैंडिडेट्स और भी खड़े हुए हैं, और जो कि वो टीएमसी के ही दल से आए हुए, जैसे हुमायूं कबीर का हम बात करेंगे, एक्स लीडर टीएमसी के रह चुके हैं। उन्होंने अपना एक पार्टी बना करके हर जगह पे अपना एक कैंडिडेट घोषित कर दिया। इवन कुल्टी विधानसभा में भी उनका एक कैंडिडेट है जो कि रहने वाले हैं वो शायद आसनसोल के साइड। कई सारे चेहरे ऐसे आ रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि इनके वजह से टीएमसी पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इम्पैक्ट ये खेला है, ये सत्ता का खेला, और ये जो हुमायूं कबीर ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में बहुत सारे सीट पे जो कैंडिडेट दिया है, इसका पीछे कोई ना कोई है कि जब तृणमूल कांग्रेस का वोट जो बैंक है, जो माइनॉरिटी सेक्शन का वोट बैंक एक तरफा जो ममता बनर्जी का पक्ष में पड़ता है, डेवलपमेंट पे होता है, लोग अपना वोट भी ब्रॉडकास्ट करता है। ये सीपीएम को, बीजेपी को, कांग्रेस को पता है कि माइनॉरिटी का मन से हम लोग उठ गया है, और अगर तब क्या करना है कि माइनॉरिटी वोट को अगर हम लोग नहीं तोड़ पाएंगे तो ये गवर्नमेंट को हम लोग क्या नहीं पाएंगे। ये एक तो पॉलिसी है, तो क्या किया जाए ना। हुमायूं को भी देखिए, इससे पहले हुमायूं को भी तृणमूल का था, फिर उससे पहले बीजेपी का भी था, कभी बीजेपी ऑलरेडी ज्वाइन किया था, तो ये बीजेपी में था। और बीजेपी, ये एक बात सही है कि तृणमूल कांग्रेस पे कौन आना चाह रहा, ज्वाइन कर रहा है, या उसका क्या मोटिव है, दल को, तृणमूल कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए। मेरा एकदम स्ट्रेट कट बात है कि ये सोचना, दल को सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा कोई नहीं है तो कि मेरे पार्टी का अंदर में आके घुस के इस पार्टी को तोड़ रहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हुमायूं कबीर है, शुभेंदु अधिकारी है, क्या नहीं मिला था शुभेंदु अधिकारी को, उनका घर को क्या नहीं मिला था। आप मिनिस्ट्री से लेकर, चेयरमैन से लेकर, एमपी से लेकर, तब एक घर में था। लेकिन आज ये जो हुमायूं कबीर है, ये हुमायूं कबीर बीजेपी का साथ मिलके माइनॉरिटी वोट को डिवाइडेड करके सोच रहा है कि ममता बनर्जी का सरकार को गिरा देगा। ये उनका सोच है। लेकिन इस बार भी मैंडेट का सही तृणमूल कांग्रेस इस बार भी चौथा बार के लिए सरकार में आए। जो टीएमसी में आए हुए, पश्चिम बर्धमान का ही बात करें, आसनसोल से जो बाबुल सुप्रियो सांसद हुआ करते थे, है ना, वो भी टीएमसी ज्वाइन किया। आज वो राज्यसभा, तो राज्यसभा चले गए। तो चलिए, अच्छी बात है। लेकिन बाबुल सुप्रियो को भी बीजेपी ने तो मंत्री पद दिया, उनको सांसद बनाया, उसके बाद भी वो टीएमसी में गए। अजय, तो कुछ ना कुछ तो जरूर होंगे कि डेवलपमेंट के आधार पर, कि जब वेस्ट बंगाल से जब बाबुल सुप्रियो बीजेपी का एमपी आसनसोल लोकसभा से निर्वाचित हुआ, 16 या 18 एमपी में सिर्फ हाफ मिनिस्टर का है। वेस्ट बंगाल से अगर 18 तो एमपी मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा तो क्या वेस्ट बंगाल का नसीब, क्या फुल मंत्री 2 या 3 या 4 नहीं मिल सकता था? जब कांग्रेस का राज था, ममता बनर्जी क्या हाफ मिनिस्टर था या डेप्यूटी मिनिस्टर ममता बनर्जी था? स्पोर्ट्स में, रेल में, मुकुल राय रेल में गया, ममता बनर्जी इसके पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ, कोल मिनिस्टर हुआ, कभी भी कि फिर भी बीजेपी का सांसद से भी कम सांसद उस टाइम तृणमूल कांग्रेस के था। लेकिन उस गवर्नमेंट में फुल सपोर्ट और मिनिस्ट्री भी दे के आया था कि वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट। अगर बीजेपी चाहता है कि पश्चिम बंगाल में डेवलप्ड हो या जो भी हो, तो ये उसी दिन, जिस दिन पश्चिम बंगाल की तमाम जनता ने उनको 18 सीट या 12 सीट जो एमपी में दिया था, तब अगर स्पेशल पैकेज वेस्ट बंगाल में देता तो यही प्रतिवाद बाबुल सुप्रियो का था कि वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट दिन प्रतिदिन जो पैकेज होता है, जीएसटी का नाम पे जो पैसा उठा के लेके जाता है,
या और सारे जो डेवलपमेंट होगा कि ब्रिज, रेल, सेल, कोल बेल्ट, एक तो कोलियारी को प्राइवेटाइजेशन के लिए भेजा जा रहा है, तो इसका प्रतिवाद था। वो देख रहा था कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये गलत तरीका से हो रहा है और ये बंगाल को रुकने के लिए पूरा साजिश रचा है केंद्रीय सरकार, उसका प्रतिवाद में ही निकल के आया। मंत्री पद की बात करें तो जब वो देखा जाता था कि पहले एनडीए का भी उनको समर्थन मिला है। अब अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1999 में लगभग उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया था। 99 में उन्होंने एनडीए को सपोर्ट किया था, है ना, ज्वाइन किया था उन्होंने। अटल बिहारी जी वाजपेयी उस टाइम पे काफी एक्टिव मूड में थे बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, और उनका हाथ पकड़ के वो चली, काफी सपोर्ट किए थे, काफी दोनों में अच्छा रिलेशन भी रहा है जो हम देखते हैं। 2001 में फिर से वो विड्रॉ भी, जो पार्टी है एनडीए से, वो छोड़ी। उसके बाद फिर 2004 में वो वापस एनडीए के साथ फिर जुड़ी, तब फिर से कांग्रेस का सरकार आया। तो ये उतार चढ़ाव ममता बनर्जी जी की अभी देखा जा रहा है, जो कि बड़ा चेहरा है हमारे स्टेट का, मुख्यमंत्री हैं, उनका भी देखा जा रहा है ये चेहरा कि कभी किसी दल में, कभी किसी दल में एक सपोर्ट के लिए। तो चलिए, राजनीति है, ठीक है, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि उनको रेल मंत्री भी जो मिला था वो एनडीए के रहते भर में मिला था। तो क्या फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? ये भी तो वही सेम पार्टी है, तो क्यों इसका विरोध क्यों हो रहा है? नहीं, सेम पार्टी नहीं है। ममता बनर्जी जिस दिन एनडीए के सपोर्ट में गवर्नमेंट में अलायंस में गया था, उस दिन में ये ममता बनर्जी ने उनका साथ सरकार में गया, लेकिन सरकार से तो निकल के आ गया है कि इसका विरोध जॉर्ज फर्नांडिस जब उस लोकसभा में था, आप लोग अगर टेलीकास्ट कीजिएगा तो ये क्लियर है कि उसका विरोध में ममता बनर्जी ने स्पीकर का साल फेंक के वहां से निकल के आ गया था। ये जो डेवलपमेंट, ये राजनीति में, ये जो आज का जो बीजेपी है वो कश्मीर में भी मुस्लिम संगठन का साथ हाथ मिला के किया था। तो ये भारत का जो, अगर हर लोकसभा को आप देखिएगा, तो ये लोकसभा में कभी ना कभी किसी ना किसी से अलायंस हुआ है। ये लोकसभा का हमने कभी सोचा था कि कांग्रेस और सीपीएम वेस्ट बंगाल में जोट बांध के सरकार गढ़ेगा, सरकार के लिए लड़ेगा। कांग्रेस और सीपीएम, हम लोग तो शुरू से देखा कि कांग्रेस का एंटी सीपीएम है, तो कांग्रेस और सीपीएम कभी हम लोग सोचे थे? हम लोग नहीं सोचे थे। जैसे कि नीतीश कुमार जी और बीजेपी, तो ये सत्ता का खेला है। ये था। ममता बनर्जी एक टाइम में जब कांग्रेस छोड़ के निकल गया था, जब वेस्ट बंगाल में सीपीएम का गवर्नमेंट था, पूरा लड़ाई जारी किया था, तो उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री था, आप देखे होंगे कि उनका घर भी आए थे, माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ममता बनर्जी के घर में भी आए थे। तो ये अलायंस का बात था उस टाइम। जब तक अलायंस था, वो अलायंस का जो शर्त था वो पूरी पालन किया था। लेकिन जिस दिन से छुड़का है वो भी काफी टाइम हो गया है। बहुत पुराना चीजें निकाल के, अगर सारा ऑल ओवर इंडिया में बीजेपी के खिलाफ अगर कोई आवाज है, हर स्टेट से तो एक ही नाम आएगा, उसका नाम है ममता बनर्जी। बहुत लोगों का ये कहना भी है कि शायद आने वाले टाइम में ममता बनर्जी को हम प्रधानमंत्री भी देखना चाहेंगे। आप क्या बोलते हैं कि सच में वो प्रधानमंत्री? देखिए, हम वेस्ट बंगाल का है और बंगाली है। हम तो सोचेंगे कि इससे पहले ज्योति बाबू को एक बार ये मौका मिला था, ज्योति बाबू का प्रधानमंत्री, उनको श्योर शॉट था। अगर उस दिन ज्योति बाबू भी अगर प्रधानमंत्री होता तो मेरा गर्व होता कि बंगाल से कोई प्रधानमंत्री हुआ है। अगर इस प्रणब मुखर्जी का भी अगर नसीब में होता कि राष्ट्रपति रह चुके, हमको गर्व है कि मेरा प्रणब मुखर्जी बंगाल का राष्ट्रपति है। हमको गर्व है कि सोमनाथ चटर्जी जैसा माने बर्सियान जो कॉमरेड था, सीपीएम का नेता था, वो लोकसभा का स्पीकर रह चुके हैं। तो हमको अच्छा लगा। तो हमको तो और खुशी का बात है कि ममता बनर्जी अगर प्रधानमंत्री बनेगा, इससे ज्यादा गर्व के बांग्ला के, पश्चिम बंगाल के, आपको भी, हमको भी, सबके लिए गर्व का फिक्र का बात है, सबके लिए। पूरे पश्चिम बंगाल इसमें पार्टी नहीं है, किसी भी, कोई भी पश्चिम बंगाल से अगर कोई भी ये प्रधानमंत्री हो, बधाई होगा, इसमें बधाई है। बिल्कुल। ये तो बहुत एक गर्व का मोमेंट होगा। और मैं बता दूं आपको कि मेरा भी जो चैनल है ट्रूथ कास्ट, मैं अपने चैनल पर, मेरा मेन फोकस जो है इस चैनल पर यह है रहता है हमेशा कि मैं पश्चिम बंगाल को ज्यादा से ज्यादा, जहां पे जो चीजें कुछ रह गया है, कुछ होने से कुछ सही हो सकता है, तो मैं अपना पूरा कोशिश करता हूं। मैं हमेशा चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल को हम एक अलग
जगह पर देखें और लोग तक पहुंचाएं हर जगह का हर चीज का मैसेज, ताकि सब कोई इस चीज के लिए जागरूक हो। तो आपने जैसा कि बताया दादा, एक सवाल आता है मन में, ये लास्ट सवाल एक जस्ट आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने जो अभी बताया कि आप भी एक बंगाली हैं, बिल्कुल आपने ये सही बात कहा, ठीक है? और बंगाल में देखा जाता है कि बंगाली नहीं हर कल्चर के लोग रहते हैं यहाँ पर, है ना? बंगाली हो गए, बिहारी हो गए, पंजाबी हो गए, ठीक है? मुसलमान हो गए, तो सभी लोग यहाँ रहते हैं, हर कौम के लोग यहाँ पर रहते हैं और अच्छे से रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन अभी एक उभर के एक सुना होगा आपने शायद, डॉक्टर गरजो चटर्जी, शायद पोखो बांग्ला पोखो की तरफ से एक काफ़ी ज़्यादा उनका ये वायरल चलता है शो, ट्रेंड में चलता है कि वो बंगाली भाषा का ही सिर्फ़ हित में बोलना चाहते हैं, उसके अलावा सबका विरोध करते हैं। तो इसके लिए आप भी एक बंगाली हैं, आप क्या बोलेंगे इस चीज़ के लिए? देखिए, मेरा मेरा हम सबसे पहले पश्चिम बंगाल की है, हम देश के लड़का है, हम देश में जन्म लिया है, भारतवर्ष में जन्म लिया है और हम पश्चिम बंगाल में जन्म लिया है, ये मेन बात है मेरा। और जहां सवाल रहा कि हम लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, हमारा लिए बंगाली, बिहारी, मुस्लिम सेक्शन, इसमें कोई हमारा फर्क नहीं है। क्या हम जब कोई चुनाव लड़ते हैं कि बिहारी सेक्शन का पास हम नहीं जाते कि आपका वोट हमको दीजिए, या तो कोई मुस्लिम सेक्शन का पास हम लोग क्या नहीं जाते कि आपका वोट हमको दीजिए? तो हम अगर वोट मांगेंगे उनका पास जाके, तो हम काहे बंगाली बिहारी करेंगे? जरूर। ये गर्ग चटर्जी जो है, उनका सोच है, उनका विचार है, वो अपना स्तर से चलेगा। लेकिन हम लोग जब ये पॉलिटिक्स में आए हैं, जब तक ये पॉलिटिक्स को करेंगे, हम अपना जाति को, मैं अपना धर्म को, हम सब पहले दूर में रखते हुए, हम पहले मनुष्य हैं। और ये एज ए मैन, एज ए ह्यूमन बीइंग, हम चाहेंगे कि सबको लेकर एकजुट होकर, हम जिस जिला से बिलोंग्स करते, पश्चिम बर्धमान जिला से हम लोग बिलोंग्स करते, ताकि नजरुल का जिला है, ये नजरुल इस्लाम का जिला है, ये नजरुल इस्लाम का जिला में हम सुनेगा कोई बीजेपी भाषण देगा यहाँ पर आके मुसलमान का खिलाफ, क्या हमको अच्छा लगेगा? हम लोग शुरू से मोहम्मद रफी जी का गान सुनते सुनते बड़ा हुआ है, हमको बिस्मिल्लाह खां का सनाई सुनते सुनते बड़ा, हम एपीजे अब्दुल कलाम की नाम को हम लोग बहुत गर्व से लेते हैं। तो ये भारतवर्ष, पश्चिम बंगाल तो मिनी भारतवर्ष है कि जिसमें हर कास्ट, बंगाली, बिहारी, गुजराती, जैन, आदिवासी सब रहता है, मुसलमान, ये सब का बांग्ला है। और हम लोग मानते हैं कि जो बांग्ला में रहता है दिनों दिन से सब बंगाली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। और देखिए, सबसे बहुत अच्छी बात ये है ना दादा, जो आपने बोला कि सभी जाति का, सभी धर्म का इज्जत होना चाहिए, एक छोटे से शब्द में बोलूं तो। और अगर जो जिस चीज का बात हम कर रहे थे अभी, जो पोखो बांग्ला पोखो से जो डॉक्टर जो हैं गरजो चटर्जी, एक तो पेशे से वो डॉक्टर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले एज अ ह्यूमन बीइंग तो ठीक है, हम तो ये सोचते हैं ये हमारी इंसानियत है, लेकिन मेरे को कहीं लगता है कि वो जो इस चीज का विरोध करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो उनको नहीं इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक तो वो डॉक्टर है और उनके पास पेशेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाली ही आएंगे, है ना? उसके पास पेशेंट कोई भी आ सकता। तो सबसे पहला डॉक्टर का जो रूल होता है वो ये कहता है कि आपको आपके पेशेंट को देखने के लिए आपको ना धर्म ना जाति आपको देखना है। तो सबसे पहला चीज तो वो अपने जिस एजुकेशन से वो बढ़े हैं वो उसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे, तो इस चीज का विरोध हम भी करते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह पे, किसी भी भाषा का अगर कोई विरोध करता है, अगर ये होता है, तो ये गलत बात है, ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आपसे जुड़े। के लिए धन्यवाद।